नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख योजनाओं के बारे में। इसी सीरीज में कल मैंने आपको बताई थी कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन कौन सी योजनाओं के बारे में चर्चा करी। आज हम बात करेंगे कि रोजगार से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार प्लस केंद्र सरकार चला रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, पहले उनको देखेंगे। रोजगार से संबंधित योजनाएं, मनरेगा का आप सभी ने नाम सुना होगा और बहुत चर्चित और बहुत काफी लंबे समय से ये योजना चली आ रही है। तो यहाँ पे उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि किस ऑब्जेक्टिव्स के तहत ये योजना चल रही है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव है नो पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को समाप्त करना, इस उद्देश्य से ये योजना चल रही है। दूसरा है जीरो हंगर, यानी देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। जो भुखमरी की समस्या है उसको समाप्त करने की कोशिश करना इसके माध्यम से। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब उनके स्वास्थ्य की देखरेख करना, यदि उनके पास धन होगा प्लस इससे संबंधित और भी योजनाएं चला जा रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित, ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। ठीक है। चौथा आपका आता है क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा भी वो ग्रहण कर सके, इससे भी और भी संबंधित योजनाएं चल रही हैं। पांचवा आता है आपका जेंडर इक्वालिटी, इसमें महिला और पुरुष दोनों ही सम्मिलित हैं, दोनों को ही रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो यहाँ पर मनरेगा के माध्यम से एक और चीज यानी जेंडर इक्वालिटी की भी बात करी जा रही है। ठीक है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, मनरेगा इसके तहत इस तरह से अपना क्या है कार्य कर रही है, इसमें मनरेगा का ये योगदान है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क मतलब सम्मानजनक कार्य करके इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायता करना। नवा है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, उससे रिलेटेड है। देन है आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज, यानी कि असमानता, समाज में जो असमानता है महिला या पुरुष को लेकर के या उच्च या निम्न वर्ग को लेकर के, उसको समाप्त करने का प्रयास करना। तो ये मनरेगा का कंट्रीब्यूशन है इसके तहत। चलिए अब हम पढ़ेंगे विस्तार में ये तीन योजनाएं। मनरेगा में हम देखेंगे 2023-24 में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, कौन सी नई चीजें ऐड करी गई हैं मनरेगा के तहत। वेजेस में कितनी बढ़ोतरी कर दी गई है, वेजेस इन द सेंस कि उनके मजदूरी में कितनी बढ़ोतरी कर दी गई है। सेकंड हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, इस योजना के माध्यम से इसी के तहत आपकी आ जाती है कौन सी, एक जिला एक उत्पाद, और इसी के तहत आपका आता है क्या, वन डिस्ट्रिक्ट वन नेशन। फिर उसके बाद आपका आता है एक तहसील एक उत्पाद। तो इसके अंतर्गत इस तरह की आपकी 3-4 योजनाएं चल रही हैं जो इसी को पोषित करती हैं। किसको, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज किससे, मनरेगा से। चलिए मैं डेली आपको लेक्चर में एक चीज रिमाइंड करवाती हूं कि जब भी हम योजनाएं पढ़ते हैं, योजनाओं में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, किसकी शुरुआत कब हुई, दूसरा किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा ये योजना चल रही है, तीसरा कि यह योजना किस उद्देश्य से चलाई जा रही है, चौथा कि लाभ कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा और इसके अंतर्गत समाज को या लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए मनरेगा की शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मनरेगा काफी लंबे समय से यह योजना चल रही है। मनरेगा का नाम पहले क्या था, नरेगा, और नरेगा को 2008 में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, और यह योजना आपकी चल रही है 25 अगस्त 2005 से। ठीक है, और अभी हम कहाँ हैं, 2023 में। काफी लंबी समय से ये योजना चली आ रही है। 2008 में इसका नाम परिवर्तित होकर के क्या हो गया, मनरेगा हो गया। मंत्रालय इसका कौन सा है, तो मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके तहत यह योजना चलाई जा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि यह योजना किस उद्देश्य से चल रही है, क्या इसका मोटिव है। तो जितने भी ग्रामीण परिवार हैं, गांव परिप्रेक्ष्य से हैं और उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है, तो उनको गारंटी, एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है, गारंटी का मतलब आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और गारंटी पता है कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे यदि आपको वो चीज नहीं दी जा रही तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो, ये होती है गारंटी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गारंटी लिखा हुआ है कि यदि गारंटीड आपको कार्य नहीं मिला है तो आप जाकर के
इस चीज के लिए क्लेम कर सकते हैं, आप इसके लिए शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं जा करके। ठीक है, जब आप कोई सामान लेते हैं तो वहां पे लिखा होता है ना कि ये इतने दिनों की गारंटी है इसकी। ठीक है, अगर उस ड्यूरेशन में वो वर्क या वो सामान खराब हो गया है तो आपको वो चेंज करके देंगे या ठीक करके देंगे। तो यहाँ पे गारंटी वर्ड का मतलब यही है कि गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये जो वर्ड है इसको याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, और एक वर्ष में कम से कम 100 से 150 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उनको देना है। 100 से 150 दिन, 100 दिन मिनिमम तो देने ही देने हैं, उससे अधिक 150 दिन तक उनको रोजगार मिल सकता है। इसके बीच में 120, 130, 115 दिन इसमें भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया होगा। आगे आते हैं, ग्रामीण आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किस प्रकार करना कि समाज में उनको समान अवसर मिले, समान लाभ मिले, उनके स्वास्थ्य रिलेटेड चीजें हो, तो इन सारी चीजों को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। तीसरा आ जाता है आपका कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन आधार का कायाकल्प सुनिश्चित करना। ठीक है, वहां पे वर्क करना। अब मनरेगा में क्या होता है, आपने देखा होगा कि सड़क पास करवा दी गई। अगर आप गांव परिप्रेक्ष्य में रहते हैं या जानते हैं तो आपको पता होगा कि गांव में खरंजे बने होते हैं, बना होता है ना, ईंटों से मतलब पाट करके उसको बना दिया जाता है। तो उन खरंजों का निर्माण करवाना, प्रधान कहता है कि भाई ये सड़क बननी चाहिए, तो वो इसी मनरेगा के तहत वो सारे कार्य होते हैं, उन लोगों को वहां पर कार्य करने के लिए दे दिया जाता है। या फिर नालियां बनवाना, तो वो सारे कार्य यही लोग करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन आधार का कायाकल्प सुनिश्चित करना, समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आजीविका का स्रोत प्राप्त करना, कि जो भी कमजोर वर्ग है उनको गारंटीड क्या देना है, हमें रोजगार देना है। और यह योजना बहुत सक्सेसफुल रही है। मनरेगा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इवन मनरेगा से आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मनरेगा कैसे इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है और इसका क्या इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, और कैसे मनरेगा ने लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, इकोनॉमी में हेल्प किया है। तो ये दोनों ही इसके परिप्रेक्ष्य हैं, दोनों ही इसके क्या है, पहलू हैं, एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है। और दोनों यदि आप बहुत ही इसको डीप में जाकर के स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा बहुत पुरानी योजना है और बहुत अच्छी और सक्सेसफुल भी ये रही है। ठीक है, चलिए, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के प्रवास को कम करना। क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो वो कहाँ आते हैं, शहरों में आते हैं। शहर में आकर के वो सब्जी से रिलेटेड या फिर मजदूरी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसको कम करना, कि वो कहते हैं ना कि शहर चलो, शहर में रोजगार मिल जाएगा, तो उस चीज में कमी लाना। ठीक है, तो इसीलिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के प्रवास को कम करना, इस उद्देश्य से यह चल रही है। आगे देख लेते हैं इसकी क्या बेसिकली विशेषताएं हैं। यह योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है, यह योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित है, यानी कि पैसा और ये योजना हर एक क्षेत्र में, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं सब में यह योजना सुचारू रूप से कार्य कर रही होगी। तो यह है केंद्र प्रायोजित हमारी योजना। ठीक है, मांग किए जाने के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध ना होने की स्थिति में, मैंने क्या बोला था, गारंटी का मतलब क्या होता है कि यदि आपको वो चीज, यानी कि रोजगार की गारंटी दी गई है ना, अगर गारंटीड समय में आपको रोजगार नहीं मिल रहा है या गारंटी कर रहा है सामने की नहीं आपको रोजगार मिलेगा, और उस स्थिति में यदि आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकारों द्वारा वहन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ठीक है, तो रोजगार ना होने की स्थिति में वो क्या कर सकता है, आवेदन करता कि उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, कि यदि आपको यह रोजगार नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार द्वारा उसको क्या दिया जाएगा, भत्ता प्रदान किया जाएगा। और यदि ये भी नहीं मिलता है वो जा करके शिकायत दर्ज करवा सकता है। कहाँ करवा सकता है ये हम देखेंगे। चलिए, बेरोजगारी भत्ता शुरुआती 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 1/4, यानी जो उसको मजदूरी मिल रही थी उसका 1/4 और बाद की अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी का आधा प्रदान किया जाता है। यदि 30 दिन के अंदर तो इतना दिया जाएगा, जो जितनी भी मजदूरी है उनकी, मान लीजिए मजदूरी उनकी 300 बन रही है तो इसका क्या है, चौथा हिस्सा उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 30 दिन के लिए। यदि इससे लंबा समय लग जाता है, उनको नहीं दी जाती है, कोई भी मतलब कार्य नहीं दिया जाता है, उनको रोजगार नहीं दिया जाता है, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, फिर उनको आधा प्रदान किया जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्रियान्वयन एजेंसियां श्रमिकों को उचित पेयजल सुनिश्चित करेंगी, सुरक्षित कार्य वातावरण देगी, चिकित्सक सुविधाएं प्रदान करेंगी, अनुग्रह भुगतान आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगी।
ठीक है। मनरेगा के तहत कम से कम 1/3 लाभार्थी क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। ये यहाँ पे मेंशन है। कैसे ये इक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है उसको कम कर रहा है, इसी प्रकार ही कम कर रहा है कि यहाँ पे सुनिश्चित है कि 1/3 कम से कम इसमें महिलाएं जो हैं वो होनी चाहिए। रोजगार 5 किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाएगा, जहां वो रह रहे हैं उसी के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उनको मिलना चाहिए। यदि यह 5 किलोमीटर से ऊपर है तो उनको इसके तहत क्या दी जाएगी, अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत व्यय का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच निर्धारित अनुपात में किया जाता है, यानी कि इसका जो पैसा है, अभी मैंने बोला था केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार इसके साथ सम्मिलित होकर के क्या है, आपको पैसा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अकुशल श्रम की लागत का 100% और अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का 75% सामग्री की लागत का 75% और प्रशासनिक लागत का 6% वहन किया जाता है। तो केंद्र सरकार इस अनुपात में क्या करती है, पैसा प्रदान करती है। ठीक है, मनरेगा के कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा, सोशल ऑडिट अनिवार्य है और इससे जवाबदेही व पारदर्शिता की वृद्धि होती है। यहाँ पे सोशल ऑडिट होता है, पारदर्शी है, मतलब क्या कितना पैसा आया, कितना दिया जा रहा है, इसका पूरा लेखा जोखा होता है, जिससे क्या है, इसमें जवाबदेहिता भी बनी रहती है कि कहाँ पे आपने ये पैसा खर्च किया है, किस प्रकार आपने मजदूरी दी है, कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और पारदर्शिता भी बनी रहती है। ठीक है, इसका उद्देश्य रोजगार के अतिरिक्त परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करना और उद्यमशीलता के लिए श्रमिकों का कुशल विकास करना भी है। ठीक है, इस योजना ने मजदूरी की अस्थिरता और श्रम में लिंग वेतन अंतर को कम किया है। क्या है, मजदूरी के स्तर, जैसे आज इनके पास काम है, जैसे आप देख लो कि गांवों में यदि कोई लेबर मिस्त्री है, कार्य कर रहा है, ठीक है, या फिर कृषि से संबंधित कार्य कर रहा है, तो कुछ समय का है, खेती हो गई, खाली है, बैठे हुए हैं, या फिर सब्जी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो फल यदि बेच रहे हैं तो मौसमी फल बेच दिए, मौसम के अकॉर्डिंग। आप जानते हो कि कई लोग होते हैं वो मौसमी व्यापार करते हैं, मौसमी वाला मौसमी नहीं, मौसमी मतलब कि सीजन के अकॉर्डिंग सीजनल व्यवसाय होता है कि जब आम का सीजन आया तो आम का ठेला लगाने लगे, कोई और सीजन आया लाइक सब्जी का कुछ आ गया तो उस टाइम वो लगाने लगे, तो इस तरह से उनका व्यापार चेंज होता रहता है। सर्दी आई तो मूंगफली का ठेला लगा लिया, इस तरह से वो व्यापार चेंज होते रहते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक स्थिर व्यापार उनके पास नहीं है, या फिर स्थिर एक कह दो रोजगार उनके पास नहीं है। तो इस अस्थिरता को कम करना कि कई बार उनके पास 100 दिन का रोजगार है और कई बार वो 1.5-2 महीने 3 महीने हो गए बैठे, उनके पास कोई कार्य नहीं है, तो इस अस्थिरता को कम करता है, क्योंकि इसके तहत मनरेगा गारंटी क्या दे रहा है कि 100 से 150 दिन तक आपको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, और श्रम में लिंग वेतन अंतर को भी कम करता है कि क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन है कि 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक, और उन महिलाओं को भी उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना पुरुषों को दिया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है कि पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करेगा, जो भी आवेदक है उनका सत्यापन करेगा, ठीक, परिवारों का पंजीकरण करेगा, जॉब कार्ड जो है वो जारी करेगा, कार्य हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना, इसके पश्चात कार्य हेतु इन आवेदकों की दिनांकित रसीदें जारी करना कि किस डे क्या कार्य किया है, कितना उनका पैसा बन रहा है। आवेदक जमा करने के 15 दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में काम मांगे जाने की तारीख से काम आवंटित करना। ठीक है, कि जब से उसने काम मांगा है तो उस तारीख से, क्योंकि 15 दिनों के भीतर काम देना होता है ना, और अगर काम नहीं मिला, इसीलिए इसमें गारंटी वर्ड है जैसे मैंने बताया, तो उनको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। और 30 दिनों तक कितना, 1/4, और यह 30 दिन से ज्यादा हो जाएंगे तो आधा पैसा दिया जाएगा। चलिए, कार्यों की पहचान, योजना, परियोजना की सूची विकसित करना जिससे उनकी प्राथमिकता के क्रम का निर्धारण शामिल है। ये तो हो गया चीजें। अब मनरेगा के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं इसको बात कर, मैंने पूरा मनरेगा इसमें कवर किया है क्योंकि आपका मनरेगा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। चलिए, मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए चलिए, ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो भी होंगी इससे संबंधित योजनाएं, वहां पर मनरेगा के अंतर्गत उनको कार्य दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कृषि और संबंधित गतिविधियां होंगी, वहां पे भी उनको कार्य दिया जाएगा। ग्रामीण स्वच्छ परियोजनाएं जो चल रही होंगी, वहां पे मनरेगा के जो कर्मचारी हैं उनको कार्य दिया जाएगा, वेज दिए जाएंगे। सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन का कार्य, पशुधन संपत्ति कार्य, मछली पालन और आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण आदि। तो यहाँ पर इन सारे जो मनरेगा इससे रिलेटेड जो भी परियोजना, योजना, गतिविधियां होंगी, वहां पे मनरेगा के कर्मचारी कार्य करेंगे।
ये यहाँ पे हो जाता है आपका मेन पॉइंट ऐड। क्या कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुए परिवर्तन, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या इसके अंतर्गत परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है 2005। ठीक है, इसकी धारा कौन सी है 6 की उपधारा कौन है धारा 1। इसके तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई मजदूरी दरों को क्या किया है अधिसूचित किया है, जो कि आपकी कब से लागू हो जाएंगी 1 अप्रैल 2023 से, मतलब ये लागू हो चुकी है, प्रभावी हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें चेंजमेंट क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो वेतन वृद्धि रुपए से लेकर के 7 से 26 प्रतिदिन, जो कि 2% से कितनी 10% की वृद्धि है। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही है वेतन वृद्धि, पहले जो था वो 7 रुपए था, ठीक है, और अब क्या हो जाएगा ये 26 रुपए प्रतिदिन आपका शामिल हो जाएगा। तो ये चीज इसमें दी गई है। ठीक है, मजदूरी की उच्चतम दर जो हरियाणा के लिए कितनी है 357 रुपए प्रतिदिन है, और सबसे कम मजदूरी कितनी है इनकी 357 रुपए तय की गई है। यानी कि यहाँ पर इनकी जो मिनिमम मजदूरी इनको दी जाएगी हरियाणा के क्षेत्र में वो मिनिमम ही 357 रुपए है। इसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पे जो मिनिमम मजदूरी तय की गई है दिन की वो है 221 रुपए। हर क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो पैसा है वो यहाँ पर चेंज है। हरियाणा के लिए मिनिमम कितना है कि 357 रुपए देना ही देना है, वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कितना है कि 221 रुपए देने ही देने हैं। तो आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी। आगे आ जाते हैं, सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि कहाँ है राजस्थान में दर्ज की गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा 2023-24 का जो अभी नया संशोधन आया है उसके तहत। तो यहाँ मजदूरी रुपए में बढ़ी है और 2022-23 में प्रतिदिन कितनी थी 231 रुपीज थी, वहीं 2023-24 में ये मजदूरी बढ़कर के कितनी हो गई है 255 प्रतिदिन हो गई है। ठीक है, प्रतिदिन 10.39% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर आगे देखते हैं, सबसे कम प्रतिशत वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है तो गोवा में दर्ज की गई है। यहाँ पे सबसे कम प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। इनकी 2022-23 में 315 रुपए थी और 2023-24 में बढ़कर के हो गई है 322 रुपए। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है हरियाणा में हुई है, मिनिमम कितनी है 357। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश और कहाँ आ जाता है, आपने देखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां पे 221 रुपए है। ठीक है, इतनी बड़ी है। इसके बाद आ जाते हैं राजस्थान में, जो कि पहले कितनी थी 231 थी, अब कितनी हो गई है 255 हो गई। और सबसे कम बढ़ोतरी जो दर्ज करी गई है वो कहाँ की गई है आपकी गोवा में की गई है, जो कि 322 रुपए अब हो गई है, पहले 315 थी। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या क्या इसमें चीजें थी और क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस PMFME, ये योजना काफी चर्चित है, आपने सुनी भी होगी। शुरुआत इसकी हुई थी 29 जून 2020 को और मंत्रालय है इसका खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। ऑनलाइन पोर्टल है इसका pmfme.mofpi.government.in। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। क्या इसमें कि जो भी असंगठित सूक्ष्म उद्योग है उनको संगठित करना है और उनको लाभ प्रदान करना है, यह इसका मेन मोटो है, यह इसका मेन उद्देश्य है। इसी के तहत मैंने क्या बताया, यह योजना जो चल रही है वो उसको पूरी तरह से एक तरीके से मैं बात करूं कि कैसे उसका विस्तार जमीनी स्तर पर वो योजना कैसे कार्य करेगी, कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका 1 स्टेट एंड 1 प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका एक तहसील एक उत्पाद आ जाएगा। तो इस तरह से ये कार्य करेगी यह योजना। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक बनाने और किसान उत्पादन संगठनों और स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पाद सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना, तो यह इनका उद्देश्य है कि इस तरह से ये कार्य करेंगी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। क्या इसके प्रमुख बिंदु हैं, तो वर्तमान में ये 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। योजना के लिए आधिकारिक ऋण भागीदारी के रूप में 15 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो
इसमें क्या है, आधिकारिक ऋण भागीदारी, मतलब आप जो भी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या जो भी रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सरकार द्वारा सहायता मिलेगी, आपको ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत 15 बैंक इसमें शामिल किए गए हैं, उनसे समझौता किया गया है जो आपको ऋण प्रदान करेंगे, उन्हीं 15 बैंकों से आप ऋण ले सकते हो। फिर 10,000 करोड़ का परिव्यय इसमें शामिल है। भारत का डिजिटल GIS, एक जिला एक उत्पाद, ODOP दृष्टिकोण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विवरण प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। योजना के तहत 75 इंक्यूबेशन सेंटरों को मंजूरी दी गई है। 10,000 करोड़ रुपए का इसमें परिव्यय जैसे कि मैंने बताया इसमें शामिल है। योजना के तहत 35 इंक्यूबेशन सेंटर इसमें लगाए जाएंगे। यह वापस से रिपीट हो गई थी स्लाइड, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये चीजें होंगी। अभी एक जिला एक उत्पाद की बात, तो ये योजना किसके माध्यम से चलेगी, तो इसी के माध्यम से चलेगी, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, तो इस योजना को भी देख लेते हैं कि क्या इसमें चीजें शामिल है, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत कार्य करेगी। अब कार्य ये योजना कैसे करेगी वो इस योजना के अंतर्गत आपको पता चलेगा। शुरुआत वही 2020 में हुई। उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार, इसकी बात कर लेते हैं। स्थानीय शिल्प का संरक्षण करना। देखो इसके तहत क्या किया जाएगा, मोटा मोटा समझने का प्रयास करते हैं कि जिस क्षेत्र में जो वस्तु का निर्माण हो रहा होगा, शिल्प का निर्माण हो रहा होगा, धातु का निर्माण हो रहा होगा, जिस भी चीज में वो क्षेत्र क्या होगा, अग्रिम होगा या उसके लिए जाना जा रहा होगा, मतलब स्पेशलाइज है उसके लिए, तो उसको क्या करना है कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान दिलानी है। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी कढ़ाई करता है या बहुत अच्छी बनारसी साड़ी, या अभी बनारस की साड़ी है उसका छापा, ये सब तो GI टैग उनको मिला ही हुआ है। तो इसी तरह से उनको इस तरह के टैग प्रदान करके भी उनका प्रसार और प्रसार किया जाता है, और ये 10 साल के लिए होता है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो इसी तरह से उसकी क्या है, पैकेजिंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, उसको एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लेकर के जाना है। अब कैसे ले जाएंगे हम, तो उसके लिए हमें ई-कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गए, इनके साथ क्या करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा, ताकि इसका ये प्रचार और प्रसार करें। ठीक है, जिससे उस क्षेत्र में जो कार्य हो रहा होगा, यदि साड़ी से रिलेटेड है, शिल्प से रिलेटेड है, या कोई मिठाई या किसी भी चीज से रिलेटेड है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो उससे रिलेटेड है, तो क्या होगा, लेबलिंग की जाएगी, उनकी पैकेजिंग की जाएगी, और फिर उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसको क्या है, वितरित किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जिस क्षेत्र में वो बन रही थी, अब उसका निर्माण जो होगा वो और अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, पहले एक स्मॉल लेवल पर काम हो रहा था, अब वो लेवल उसका बढ़ जाएगा, अच्छे लेवल पे काम होगा, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा उससे, मतलब उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे होंगे उनको उससे रिलेटेड रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि अब मैन पावर की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी ना, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो उनको भी आय का स्रोत बनेगा और लोगों की बेरोजगारी जो होगी वो दूर होगी। तो एक तो ये पॉइंट इससे टैकल कर लिया गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि मान लीजिए उस क्षेत्र में यदि बहुत ही ज्यादा कार्य बड़े लेवल पर हो रहा है, तो उसके आसपास यदि दूर से मजदूर आएंगे तो उस क्षेत्र का विकास इस प्रकार होगा कि वहां पे लोग खाद्य से संबंधित चीजें लेंगे, ठीक है, रहने के लिए कमरा लेंगे, तो जहां पे वो क्षेत्र है उस क्षेत्र का भी विकास होगा अपने आप में, वहां की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल पर या नेशनल लेवल पर उसकी पहचान बन जाती है, तो वहां से मैन्युफैक्चर होकर के सामान लोड होकर के जाएगा, तो आने जाने का किराया, इससे संबंधित जो परिवहन क्षेत्र है वहां पे भी पैसा होगा, विकास होगा, उस क्षेत्र का भी विकास होगा। दूसरे लेवल पर जाएगा, वहां पे भी लोग उसको पहचानेंगे, जानेंगे, तो ये जो वर्क जो एक स्मॉल लेवल पर चल रहा था वो एक नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है। और इससे होलसम फायदा किसको होगा, एक तो उस क्षेत्र को होगा, दूसरा रोजगार उससे बनेगा। ठीक है, तो रोजगार हर एक लेवल पर लोगों को मिलता हुआ जाएगा, प्लस उसके साथ क्या होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी उससे बिल्ड होगी, देश की इकोनॉमी और क्या होगी, मजबूत होगी, क्योंकि उससे फायदा अल्टीमेट किसका होने वाला है, भारत का, ठीक है, और भारत के लोगों का। तो इस तरह से कुछ इसका कार्य किया जाएगा। तो ये था पूरा समरी जिस प्रकार से कार्य करने वाला, पर मैं आपको बता देती हूँ। तो स्थानीय शिल्प का संरक्षण होगा और विकास, कला और क्षमता का विस्तार किया जाएगा, आय में वृद्धि होगी, स्थानीय रोजगार का सृजन होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां का वो प्रोडक्ट है वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार उसके तहत मिलेगा। ठीक है,
इससे क्या होगा, रोजगार हेतु उनको पलायन भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो उसी क्षेत्र में रह करके कार्य कर सकते हैं, अच्छी इनकम आय अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और दक्षता का विकास और उत्पादों की गुणवत्ता में बदलाव भी आ जाएगा, क्योंकि इनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करी जाएगी। जब पैकिंग और ब्रांडिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गुणवत्ता को उन्हें सुनिश्चित करना पड़ेगा, तो खाद्य गुणवत्ता जो है वो भी सुनिश्चित होगी। आगे आ जाते हैं, उत्पादों को पर्यटन से जोड़ा जाना, यानी कि लाइव डेमो तथा काउंटर सेल, उपहार एवं स्मृतियों द्वारा पर्यटन से रिलेटेड भी कार्य वहां पे भी जोड़ा जाएगा। मेले लगते हैं, आप देखते हो, फूड एग्जीबिशन लगता है, आप गए होगे, बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, तो वहां पे भी इनका विस्तार किया जाएगा। फिर क्षेत्रीय असंतुलन द्वारा उत्पन्न होने वाली आर्थिक विसंगतियां दूर होंगी, ठीक है, कि कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित है, कोई क्षेत्र जो है वो बहुत ही निम्न स्तर पर है, तो ये भी विसंगतियां इसके तहत दूर हो जाएंगी। इसके बाद राज्य स्तर पर ओडीओपी के सफल संचालन उपरांत इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। ये इसका कार्य होगा, जब राज्य स्तर पर ये अच्छा कार्य करेगा देन नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इसे ले जाया जाएगा। तो आई होप आपको आज की यह योजनाएं समझ में आई होंगी जैसे मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इसके तहत क्या क्या कार्य होंगे, हर योजना को मैं हमेशा कहती हूँ आप उसका उद्देश्य जरूर याद रखिए, लाभ क्या मिलने वाला है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ओडीओपी की बात हुई तो इससे क्या लाभ मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, क्षेत्रीय असंतुलन जो है वो दूर होगा, लोग पलायन नहीं करेंगे, अपने घर पे ही रहेंगे, अपने घर पर रह करके ही वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो इस तरह से चीजें जो होंगी इसमें मेंशन करी जाएंगी। तो यह था आज का हमारा रोजगार से संबंधित लेक्चर। ये पहला पार्ट है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट होगा, देन हम आगे क्या पढ़ेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे। तो यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।